नहरे पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के जंगल एक बार फिर धधक उठे हैं। यहाँ के जंगल में लगी भीषण आग के चलते अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती जा रही है। इसे काबू करने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। आग तेजी से फैलती हुई 8 लेन के 101 राजमार्ग को पार कर गई है और सांता मोनिका पर्वत के मालिबू इलाके तक फैल गई है, जिससे कई घर और गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। आग की भयावहता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसकी लपटें करीब 50 फुट की ऊंचाई तक देखी जा रही हैं। अधिकारियों ने आगाह किया है कि आग की लपटें कैलिफोर्निया से 6 मील दूर शिगो शहर तक भी पहुंच सकती है। इस शहर में 93,000 की आबादी रहती है। ऐसे में इन लोगों पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है। कैलिफोर्निया में जंगलों की आग ने अब तक करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया है। अब तक 6,500 इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। बेघर हुए लोगों में हॉलीवुड सेलिब्रिटी लेडी गागा, किम कार्दाशियां, कैटलिन जेनर और लिल चैम्प भी शामिल है। हॉलीवुड की इन हस्तियों को एहतियात के तौर पर घर खाली करने को कहा गया है, क्योंकि जंगलों की आग की लपटें इनकी आलीशान कोठरियों तक पहुंच गई हैं। इनमें से ज्यादातर के बंगले लॉस एंजलिस के मालिबू क्रीक स्टेट पार्क और मालिबू सिटी में है। कैलिफोर्निया के दमकल विभाग के मुताबिक आग भड़कने के बाद से करीब 35 लोग लापता हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों से भी पानी की धार गिराई जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 5% लपटों पर ही काबू पाया जा सका है। एक आग तो आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के घर पर भी लगी है, जिसे बुझाने में लालू समेत उनका पूरा परिवार जुटा है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के रिश्तों को लेकर घमासान मचा है। इसी बीच तेजस्वी आज रांची ने लालू का हालचाल जाना और तेज प्रताप के मसले पर पहली बार अपना मुंह भी खोला। पारिवारिक मामला है और परिवार में जो भी चल रहा है, परिवार के लोग सक्षम हैं इस चीजों को देखने के लिए। बड़े भाई तेज प्रताप की शादीशुदा जिंदगी में आए भूचाल पर पहली बार तेजस्वी ने मुंह खोला। उन्होंने साफ कर दिया कि ये पारिवारिक मसला है और उसे परिवार मिलजुल कर सुलझा लेगा। तेजस्वी रिम्स में भर्ती अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। बहन रागिनी और बहनोई राहुल भी उनके साथ थे। तेज प्रताप के ऐश्वर्या से तलाक लेने की खबर सामने आने के बाद से लालू की तबीयत और खराब हो गई है। पिता की गिरती सेहत से परेशान तेजस्वी उनका हाल जानने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से अपील की कि पारिवारिक मसले को बाजार में न उछालें। इस तरह का घर में किसके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, A to Z आप लोग अपडेट करते रहिएगा। तो हमने तो पहले भी बोला है, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक नहीं बचेंगे अगर निजी सवालों को अगर उठाया जाए तो इसलिए घर की बात घर में रहने दे। जनता के हित में क्या है, जनता के सवाल क्या है, हम लोगों का फर्ज बनता है लोकतंत्र में कि उनकी सवालों को ज्यादा देखा जाए। और हमने पहले भी कहा था कि हमें अपनी परिवार की उतनी चिंता नहीं जितनी हमारी देश और बिहार की चिंता है। माना जा रहा है कि तेजस्वी ने तेज प्रताप के मसले को लेकर लालू प्रसाद यादव से राय मशविरा किया है। अब देखना यह है कि इसके बाद तेज प्रताप का क्या रुख सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लालू के बेटे तेज प्रताप के वैवाहिक जीवन में चल रही कलह को खत्म करने के लिए पूजा पाठ का भी सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में 11 दिन का हवन पूजन किया गया। पूजा कराने वाले मंदिर के पुजारी राज मिश्रा ने बताया कि लालू के परिवार की मां विंध्यवासिनी में अपार श्रद्धा है और परिवार के लोग अक्सर यहां दर्शन करने आते हैं। उन्होंने बताया कि तेज प्रताप ने उनसे मां की प्रार्थना करने को कहा था। इसी के बाद ताजा हालात से उबरने के लिए 11 पंडितों ने 11 दिन तक विशेष पूजा अर्चना की। राम मंदिर को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। राम मंदिर को लेकर फिर से आंदोलन की रूपरेखा वीएचपी ने तैयार की है और सरकार को राम मंदिर को लेकर कानून बनाने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो उधर शिवसेना भी दबाव बनाए हुए है। खुद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 25 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार राम मंदिर का बिल लेकर आए। वीएचपी ने भरोसा जताया है कि संसद में आसानी से राम मंदिर बिल पास हो जाएगा। वीएचपी ने हर संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम करने का भी ऐलान किया है और हर सांसद में
से हर सांसद से राम मंदिर पर बिल पास कराने के लिए समर्थन मांगने की बात कही है। उधर 25 नवंबर को अयोध्या में संत सम्मेलन बुलाया जा रहा है। 25 नवंबर को ही नागपुर और बेंगलुरु में भी संत जुटेंगे। 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वीएचपी बड़ी सभा करने जा रही है। वीएचपी ने यह भी कहा कि 31 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद होगी, जिसमें राम मंदिर को लेकर अगला निर्णय किया जाएगा। भव्य मंदिर बनने के लिए संसद के अधिवेशन में कानून बने, इसका पहला चरण लगभग पूरा हुआ है। एनडीए के बाहर के जो राजनीतिक दल हैं, उनके लिए भी इस कानून का विरोध करना ये कठिन काम होगा। और अगर यह बिल इस सेशन में पास हुआ, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े बहुमत से पास होगा, तो हम मंदिर निर्माण की दिशा में काफी आगे बढ़ जाएंगे। सरकारी रेट के हिसाब से 3 किलो धान की कीमत 52 रुपए 50 पैसे होती है। इतना ही धान चुराने के आरोप में यूपी के श्रावस्ती में पगलाए लोगों की भीड़ ने एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर हैवानों की तरह पीटा। पेड़ से बांधकर मासूम की बेरहमी से पिटाई। बच्चा चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने उसकी एक ना सुनी। एक मारपीट की वजह और हैरान करने वाली है। आरोप है कि मासूम ने 3 किलो धान चोरी कर ली थी। इसी के आरोप में उसे पेड़ से रस्सी से बांधकर लात मुक्के बेल्ट से लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मासूम को बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग मारपीट का वीडियो बनाते रहे और बाद में इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। राजभर ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे बीजेपी का ड्रामा करार दिया है। राजभर ने तल्ख लहजे में कहा कि बीजेपी को पहले अपने मुस्लिम नेताओं के नाम बदल देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये मुगलों के नाम से है, तो भारतीय जनता पार्टी में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री हैं मोहसिन रजा। पहले इन तीनों लोगों का नाम तो बदल दें। जब पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर अपनी आवाज बुलंद करता है, अपने हिस्सेदारी की बात करता है, अधिकार की बात करता है, सम्मान की बात करता है, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब ड्रामे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला बच्चन ने भी अपने बयान से बवाल मचा दिया है। पिछले दिनों शिवराज के साले संजय सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। इसे लेकर बाला बच्चन ने कहा कि शिवराज के साले तक को एहसास हो गया है कि फिर से बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जो मुख्यमंत्री पिछले 13-14 साल से मुख्यमंत्री है, उनका साला अगर भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसमें किसकी कंसर्न या किसके अनुसार ये हो सकता है, ये हुआ होगा। ये बड़े साइन है कांग्रेस के लिए, साफ स्पष्ट संकेत है कि अब जाओ, अब आने वाली जो पार्टी की जिसकी सरकार आ रही वहाँ जाओ, और जो भी चीज है जिस भी हिसाब से कि अब हम नहीं जीत रहे हैं, इसलिए ये सब जैसे बोलते हैं ना कि जहाज डूबता है तो उसके पहले जो सारी चीजें जो हो जाती है, सब ये है वो। बयानवीरों की आज की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का नाम भी शामिल है। एनडीए में शामिल आरपीआई के अध्यक्ष आठवले ने कहा कि वो बीजेपी के साथ तभी तक है जब तक सरकार है। आठवले ने ये भी कहा कि जब उन्हें लगेगा कि सरकार के खिलाफ हवा बहने लगी है, तो वो एनडीए को छोड़ने के बारे में विचार करेंगे। मैं एकदम तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैं 10-15 साल तक मैं कांग्रेस के साथ रहा, इधर भी 15-20 साल मुझे रहना होगा। मतलब जब तक सरकार है तब तक मैं यहाँ रहूंगा। बहुत दिनों के बाद मुझे मंत्री पद मिला है, जब मैं अंदाज ले लूंगा कि हवा कौन सी दिशा से जा रही है। एकदम ऐसा मैं निर्णय नहीं लेता हूँ।
जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में लोग गए तो थे फिल्म देखने, लेकिन कांग्रेसियों की भाषणबाजी देखकर ठगे रह गए। और मजे की बात यह है कि ये लोग ठग सब हिंदुस्तान देखने गए थे, लेकिन वहां फिल्म की बजाय कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही थी। दरअसल राज मंदिर सिनेमा में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक रखी गई थी, इसलिए आमिर खान की फिल्म ठग सब हिंदुस्तान का शो ही रद्द कर दिया गया था। लोगों को पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी और जब वो सिनेमा देखने पहुंचे तो वहां कांग्रेसियों की बैठक देखकर उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ में पहले दौर की 18 सीटों के लिए प्रचार आज शाम खत्म हो गया। पहले दौर में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में चुनाव होना है। 18 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित इन सीटों पर सुरक्षा के लिए करीब 65,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पहले दौर की 18 सीटों पर प्रचार के आखिरी क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला। इन 18 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही चुनाव आयोग के लिए भी इन सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान कराना बड़ी चुनौती है। नक्सलियों ने चुनाव का बायकॉट करने की धमकी दे रखी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए प्रचार का शोर थम गया। पहले दौर में माओवाद प्रभावित बस्तर की 18 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सभी सीटों पर वीवीपैट वाली ईवीएम 12 नवंबर को वोटर अपना जनादेश लॉक करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले दौर की 18 सीटों पर कुल 190 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार राजनांदगांव सीट पर हैं, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। पहले दौर में सबसे कम 5 उम्मीदवार बस्तर और कोंडागांव सीट पर हैं। पहले दौर में आदिवासी बहुल इलाकों में वोटिंग होगी, जहां 18 में से 12 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं, जबकि एक सीट शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पहले दौर की 18 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बहुत कुछ दांव पर है। 2013 में बीजेपी को 18 में से 12 सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। कांग्रेस ने इस आदिवासी बहुल सीटों पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए अपने 9 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी को चुनाव में उनके ही गांव की एक युवा महिला उम्मीदवार चुनौती दे रही है। मरवाही सीट से अजीत जोगी के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रितु पेंद्राम को प्रत्याशी बनाया है। रितु अजीत जोगी के गांव की रहने वाली है और सरपंच भी है। रितु जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुखिया अजीत जोगी को कड़ी टक्कर देने की बात कह रही हैं। वहीं जोगी कह रहे हैं कि मेरी जीत निश्चित है। पहले ही कहा, ये चुनौती तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए। और माननीय जोगी जी ग्राम पंचायत सारबहरा के मतदाता रहे हैं, परंतु उसका भी कोई ज्यादा ऐसा फायदा हमें नहीं नजर आया कभी भी। देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री का गांव है और रेणु जी का भी गांव है, तो जिस तरह से अगर विकास कार्य होना चाहिए था या फिर किसी भी स्तर पे देखे शिक्षा या स्वास्थ्य के बारे में या विकास की बात करें, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। मरवाही की जनता से मेरा प्रगाढ़ और घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है और उसी संबंध के आधार पर मैं हमेशा यहाँ से लड़ा हूँ और उसी संबंध के आधार पर यहाँ की जनता ने मुझे हमेशा सर्वाधिक वोटों से जिताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने किसानों, महिलाओं और युवाओं पर घोषणा पत्र केंद्रित रखा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की नई योजना शुरू करने, 9वीं में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने, 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को फ्री में ड्रेस और किताबें देने, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने, 60 साल से अधिक उम्र के किसान और भूमिहीन कृषि मजदूरों को 1,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने, महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण करने और पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करने का वादा किया है। इस दौरान अमित शाह ने रमन सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नक्सलवाद पर दिए राज बब्बर के बयान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। जिस पार्टी को नक्सलवाद के अंदर क्रांति दिखाई पड़ती हो, नक्सलवाद क्रांति का माध्यम दिखाई पड़ता हो, वो पार्टी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस
को अपना वचन पत्र बताया है और जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। भोपाल में घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पार्टी ने अपने वचन पत्र में किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। राहुल गांधी के वादे के मुताबिक पार्टी ने सत्ता में आते ही किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने और बिजली बिल आधा करने का वादा किया है। युवाओं को साधने के लिए बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप देने के वादे के साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हुए कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1000 रूपये करने की बात कही है। पार्टी ने महिलाओं के लिए भी बड़े वादे किए हैं। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए स्व सहायता समूहों से जोड़ने, बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रूपये का अनुदान देने का वादा भी किया गया है। साथ ही सूबे की सभी पंचायतों में एक गौशाला खोलने का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस ने पार्टी की एकजुटता दिखाने की भी भरपूर कोशिश की। इस मौके पर कमलनाथ के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में अब तक सक्रिय नहीं रहे, पार्टी के कार्यक्रमों में कम ही नजर आते हैं। इसकी बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया से वर्चस्व की लड़ाई बताई जाती है, लेकिन आज के कार्यक्रम में वो भी मौजूद थे। हमने जारी किया हमारा वचन पत्र और सब वर्ग को हम के लिए कुछ ना कुछ है। ये वचन पत्र कार्यालय में नहीं बना, ये वचन पत्र खेतों में बना है, सड़कों में बना है, बाजारों में बना है, महिलाओं के बीच में बना है। ये वचन पत्र जनता का वचन पत्र है, जनता के लिए समर्पित है और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जनता के लिए समर्पित हैं। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर मंथन हुआ। बैठक में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जब बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर पहुंचे तो वसुंधरा वहां से निकल गई। जावड़ेकर के घर बैठक के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर भी बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने पर चर्चा हुई। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रत्याशियों की लिस्ट पे मुहर लग सकती है। राजस्थान में बीजेपी मुख्यालय पर हंगामे का दौर थमता नहीं दिख रहा। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और मालपुरा टोडा से विधायक कन्हैया लाल का विरोध किया। ये लोग कन्हैया लाल को फिर से टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। कन्हैया लाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाने की मांग की। राजस्थान के लिए कांग्रेस अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं की दौड़ चल रही है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। सवाल पूछे जाने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि बड़ी बारीकियों से उम्मीदवारों की स्क्रूटिनी चल रही है, इसीलिए देर हो रही है। दिवाली भी खत्म हो गई, कब तक उम्मीद है और क्या हर्डल आ रहा है? अब कोई हर्डल नहीं है। जब राज लाना है तो हर टिकट का असेसमेंट करेक्ट होना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस पार्टी हर प्रत्याशी का चयन ध्यान से कर रही है, इससे समय लग रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक ट्रेन ड्राइवर की लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। 34 सेकंड तक मौत से जंग की ये तस्वीर कोलकाता की। हावड़ा स्टेशन से हावड़ा दीघा एसी एक्सप्रेस खुलने के बाद ये हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल गार्ड ट्रेन की 2 कंपार्टमेंट के बीच गैस पाइप को जोड़ रहा था, तभी ट्रेन चलने लगी। गार्ड पाइप के सहारे लटक गया और चिल्लाने लगा। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने घटना का वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरपीएफ के जवानों ने यात्रियों को अलर्ट करते हुए उन्हें चेन खींचने के लिए कहा ताकि ट्रेन रुक जाए। गनीमत रही कि गार्ड को कोई चोट नहीं आई, वो इस हादसे में बाल बाल बच गया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2 और आतंकी आज मार गिराए गए। साउथ कश्मीर के पुलवामा में हुए इनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सेना को खबर मिली थी कि तिकुन गांव में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। इस खबर पर सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। जवानों को देखते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 स्थानीय आतंकी मारे गए। मारे गए दोनों आतंकी लियाकत और वाजिद पुलवामा के ही रहने वाले हैं। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने एक इंसास राइफल और एक असॉल्ट राइफल भी बरामद किया है। इस साल घाटी में अब तक 200 से ज्यादा आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है।
उधर सरहद पर पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, वहीं आर्मी के एक पोर्टर की भी मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने सुंदरबनी, अखनूर और तंगधार सेक्टर में जबरदस्त गोलीबारी की और आर्मी की चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर अटैक किया गया था, जिसकी चपेट में आने से एक जवान और एक पोर्टर की जान चली गई। यूपी के अलीगढ़ में 20 सड़क एक शख्स पर पुलिस का कहर ऐसा बरपा कि आसपास के लोग कांप उठे। लात घूसों और डंडे से बेरहम पिटाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वर्दी वालों की बीच सड़क गुंडागर्दी की तस्वीर हैरान करने वाली है। एक शख्स पर कई पुलिस वाले एक साथ टूट पड़े, फिर उसकी पिटाई का सिलसिला शुरू हो गया। कभी लात तो कभी घूंसे बरसते रहे। मार खा रहा शख्स कराता रहा, चीखता रहा और पुलिस वालों का कहर बरपता रहा। ये तस्वीर अलीगढ़ के ग्लास इलाके की है। गोराई पुलिस चौकी में तैनात दरोगा और सिपाहियों ने इस शख्स को बीच बाजार पकड़ लिया। बेरहम पिटाई देख आसपास के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस वाले भड़क गए। काफी देर पिटाई के बाद पुलिस वाले इस शख्स को खींचते हुए अपने साथ ले गए। मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने वर्दी वालों की बेरहमी का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि लूट और चोरी के मामले में पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही थी। इसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। बाजार में इस पर नजर पड़ते ही पुलिस ने इसकी ताबड़तोड़ पिटाई की और गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। नागपुर में पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। नागपुर के भालदारपुरा इलाके से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। गणेशपेट थाने में इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ये दोनों लगातार पाकिस्तान में कुछ लोगों से बातें किया करते थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है। इन दोनों का टेरर लिंक है या नहीं, ये साफ नहीं हुआ है। इस मामले में पुलिस खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है। प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा अब रंगदारी वसूली में जुट गई है। पंजाब के मुक्तसर साहिब के कारोबारी राजकुमार को बब्बर खालसा के नाम से धमकी दी गई। बब्बर खालसा के लेटर पैड पर धमकी भरा पत्र कारोबारी को भेजा गया है, जिसमें कारोबारी से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पैसा तो और कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। पुलिस ने धमकी भरे इस पत्र को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये छानबीन की जा रही है कि बब्बर खालसा के नाम पर किसी गिरोह ने धमकी दी है या फिर ये काम बब्बर खालसा का ही है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर दिन भर बवाल मचा रहा। कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस सरकार ने आज जहां धूमधाम से टीपू सुल्तान की जयंती मनाई, वहीं सड़कों पर उतरकर बीजेपी और दूसरे हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध किया। बेंगलुरु में विधानसभा से लेकर कर्नाटक के अलग अलग शहरों में टीपू जयंती को लेकर रंगारंग कार्यक्रम हुए, तो वहीं विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि टीपू जयंती को लेकर विवाद होने पर सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कार्यक्रम से पहले ही किनारा कर लिया था। कर्नाटक में 2015 में तत्कालीन सीएम सिद्धारमैया ने टीपू जयंती की शुरुआत की थी और तब भी बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी नेता और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने टीपू जयंती मनाए जाने पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस पार्टी आज टीपू सुल्तान, जिसने अपने पत्रों में खुद लिखा है कि मैंने काफिरों का सफाया कर दिया, जिसने लाखों हिंदुओं को मारा, आज कांग्रेस पार्टी उसका जन्मदिन मना रही है। ये तो यूं लग रहा है जैसे अपने माई बाप का श्राद्ध कर रही है। इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पै ने भी टीपू जयंती का विरोध करते हुए कर्नाटक सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि टीपू सुल्तान ने हमारे बहादुर कोडवाओं का खून बहाया, उनका कत्लेआम किया। कर्नाटक सरकार उनके नाम पर टीपू जयंती मना रही है। कर्नाटक सरकार पर शर्म है, ये एक सांप्रदायिक सरकार है। मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की जयंती का बीजेपी क्यों विरोध करती है, वो भी जान लेते हैं। दरअसल बीजेपी टीपू सुल्तान को कट्टर मुस्लिम शासक मानती है। बीजेपी का कहना है कि टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़े थे। साथ ही बीजेपी ने टीपू को हिंदू विरोधी बताते हुए हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप भी लगाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और कुछ इतिहासकारों का दावा है कि टीपू सुल्तान की हुकूमत धर्मनिरपेक्ष थी।
बीएसपी से निकाले जाने के बाद मुकुल उपाध्याय ने मायावती और अपने भाई के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बीएसपी से निकाले गए मुकुल ने आरोप लगाया कि मायावती ने उनसे पैसों की मांग की थी, नहीं देने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। मुकुल के भाई रामवीर उपाध्याय बीएसपी सुप्रीमो मायावती करीबी है और पार्टी के बड़े नेता भी हैं। मुकुल ने अपने बड़े भाई को रावण तक करार दे डाला। बहन मायावती जी द्वारा मुझसे 5 करोड़ की मांग की थी लोकसभा के लिए, मैंने व्यवस्था नहीं की और मेरे भाई श्री रामवीर उपाध्याय जी ने मेरे खिलाफ साजिश की, उसके तहत मुझे निकाला। ये जो रावण की संज्ञा दी गई है, रावण कौन है? रावण के रूप में रावण जैसा कार्य जिसने किया वही रावण है। बिहार की राजनीति में नीच शब्द को लेकर घमासान मच गया है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को सीएम नीतीश कुमार के कथित रूप से नीच कहे जाने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश के बयान के विरोध में अखिल भारतीय कुशवाहा महासंघ ने पटना में राजभवन तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए गांधी मैदान से जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहे पहुंचे और वहां जाम लगा दिया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े सवाल के जवाब में कहा था कि बातचीत के स्तर को नीचे मत ले जाइए। इसके बाद कुशवाहा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने उन्हें नीच कहा, जबकि वो दोनों ही लव और कुश के वंशज हैं। कुशवाहा ने यहाँ तक कहा कि जब तक नीतीश सार्वजनिक रूप से सफाई नहीं देंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश के एक गांव में महिलाओं के नाइटी पहनने पर बैन लगा दिया गया है। वेस्ट गोदावरी जिले के थोडुकपल्ली गांव में नाइटी पहनकर महिलाओं और लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है और इसका उल्लंघन करने पर फाइन भी लगाया जाता है। कुछ महीने पहले गांव की पंचायत ने नाइटी पर बैन लगाने का फैसला किया। पंचायत ने फरमान सुनाया कि नाइटी पहनकर महिलाएं घर से बाहर न निकले। फरमान के मुताबिक इस गाँव में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक महिलाएं नाइटी नहीं पहन सकती और अगर ऐसा किया गया तो महिलाओं पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जो लोग नाइटी पहनकर घूमने वाली महिलाओं की जानकारी देंगे उन्हें 1000 का इनाम का ऐलान भी किया गया है। पंचायत का कहना है कि महिलाएं नाइटी पहनकर बाहर निकलती है तो मर्दों को असहज महसूस होता है। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने गाँव में जाँच पड़ताल की, लेकिन किसी भी महिला ने इस फरमान का विरोध नहीं किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बार फिर थिएटर मल्टीप्लेक्स वालों को खुली धमकी दी है। एमएनएस ने प्राइम टाइम में मराठी फिल्में नहीं दिखाने पर बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी मुंबई ठाणे के थिएटर मालिकों को दी है। एमएनएस का आरोप है कि हिंदी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के चक्कर में थिएटर मालिक मराठी फिल्म डॉक्टर काशीनाथ घानेकर को प्राइम टाइम के शो में पर्याप्त स्क्रीन नहीं दे रहे। एमएनएस की चित्रपट सेना ने कहा है कि अगर थिएटर वालों ने गलती नहीं सुधारी तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी सिनेमा और डॉक्टर काशीनाथ घानेकर इनकी बायोपिक के लिए अगर महाराष्ट्र में थिएटर्स नहीं मिलते और उसके लिए अगर हमें झगड़ा करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, रास्ते पे उतर के हमें उसके ऊपर आंदोलन करना पड़ रहा है, इसके ऐसी शर्म की बात नहीं है। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। पुलिस जवान दोनों गुटों को शांत करने की कोशिश करता रहा। मौके पर काफी भीड़ जुट गई। तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद सिटी थाने की है। बताया जा रहा है कि कपड़ों की स्टॉल लगाने के लिए 2 दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक मारपीट होती रही। बाद में पुलिस ने किसी तरह दोनों पर काबू पाया। इस मारपीट में एक दुकानदार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 2 व्यक्तियों का आपस में कोई झगड़ा हो गया था, तो हमारे पास वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका रुका है और आगे जैसे वो ध्यान देगा नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टॉप बॉसेस की अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही सीबीआई अब अपने स्टाफ को मानसिक शांति दिलाने के मिशन में जुट गई है। इसी के तहत दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में आर्ट ऑफ लिविंग का सिनर्जी वर्कशॉप रखा गया। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से आयोजित इस सत्र का मकसद सीबीआई के स्टाफ के बीच तालमेल बढ़ाना है। 12 नवंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सत्र में सीबीआई के इंस्पेक्टर से लेकर प्रभारी निदेशक तक शिरकत कर रहे हैं।
तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मदुरई से कोलंबो जाने वाली फ्लाइट तकनीकी वजहों से लगातार देर हो रही थी। 2 बार बोर्डिंग कराने के बाद यात्रियों को डिबोर्ड कर दिया गया, जिससे इनके सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। परंपरा के नाम पर जिंदगी को खतरे में डालने का एक वीडियो गुजरात से आया है। कोठी युद्ध के नाम पर ये जानलेवा खेल सदियों से चला आ रहा है। अंगारों वाले पटाखों के साथ युद्ध लड़ा जा रहा है। गुजरात के खेड़ा के 2 मोहल्लों भावसारवाड़ और काछियावाड़ के लोग आमने सामने हैं। दोनों पक्षों के हाथ में हथगोले की तरह के पटाखे हैं, जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर शह और मात का खेल चल रहा है। ये खतरनाक खेल कोठी युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो सदियों से भाई दूज की रात को होता है। इस कोठी युद्ध की तैयारी लोग कई हफ्तों से शुरू कर देते हैं। खुद ही पटाखे तैयार करते हैं, जिसे कोठी कहा जाता है। हाल ये है कि कोठी युद्ध को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी भारी संख्या में पहुंचते हैं। घंटों तक परंपरा के नाम पर ये खतरनाक युद्ध चलता है और लोग इस पर लगाम लगाने की जगह इसका लुत्फ उठाते हैं। दिवाली के बाद अब राजधानी दिल्ली छठ पूजा के लिए तैयार हो गई है। दिल्ली की करीब 2.25 करोड़ की आबादी में से 40 लाख लोग छठ पूजा करते हैं। इन लोगों को छठ पूजा में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। राजधानी में कुल 1055 घाट तैयार किए गए हैं, यानी हर किसी को 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में एक घाट तैयार मिलेगा, जहां वो पूजा कर सकते हैं। पिछले साल 609 घाट तैयार हुए थे। पिछले साल दिल्ली सरकार का कुल बजट 16 करोड़ का था। इस बार का बजट ज्यादा है। छठ को लेकर दिल्ली में भी तैयारियां शुरू हो चली हैं। पहले हम आप दिखाएंगे कुदैसिया घाट पे हम खड़े हैं। कुदैसिया घाट का वो नजारा कि हर तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो बांस की फलियां लगा दी गई हैं, जैसे जो तमाम लोग जो आएंगे उनके लिए वहां से आगे बढ़ने के लिए न दिया जाए। पानी को भी साफ कर दिया गया है। जो कूड़ा गंदगी है उन सबको बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही साथ वहां की अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे का नजारा, मैं कैमरामैन पुष्पेंद्र से कहूंगा कि वो नजारा दिखाएं जो सामने तैयारियां पूरी चल रही हैं। यानी तमाम जो लोग हैं वो सफाई कर रहे हैं इस ग्राउंड की, कि जो लोग आएंगे यहां पर पूजा करने के लिए उनके लिए साफ सफाई हो। कर्नाटक के बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। यह हादसा त्यागराज नगर इलाके में हुआ। यहाँ 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा देखते ही देखते ढह गया। 6 लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। घटिया निर्माण को हादसे की वजह बताया जा रहा है। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें रफ्तार और विस्तार से जारी रहेंगी। दिवाली के 3 दिन बीतने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। अभी आने वाले कुछ और दिनों तक हवा की गुणवत्ता में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही। अगर राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये आंकड़ा 401 था, जिसका मतलब है कि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। फरीदाबाद में स्थिति और चिंताजनक रही। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 पॉइंट मापा गया, जो कि प्रदूषण का खतरनाक लेवल है। गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक मापी गई है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रहा, जो कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 दर्ज हुआ, जो कि हवा की बहुत खराब स्थिति को बताता है। इसी तरह नोएडा में भी एयर क्वालिटी बहुत खराब रही। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज हुआ है। उधर दिवाली के दिन दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में जमकर हुई आतिशबाजी को लेकर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। सीपीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाकर नॉन ग्रीन पटाखे पीछे जाने और तय समय का उल्लंघन कर हुई आतिशबाजी को लेकर नोएडा और गाजियाबाद के डीएम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान के राजसमंद स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे। मुकेश अंबानी, उनकी मां कोकिलाबेन और पत्नी नीता अंबानी ने श्रीनाथ जी की भोग आरती झांकी के दर्शन किए। मुकेश अंबानी ने ईशा की शादी का कार्ड श्रीनाथ जी के चरणों में चढ़ाया। इस दौरान उनके होने वाली समधी और पीरामल इंडस्ट्रीज के मालिक अजय पीरामल भी परिवार के साथ मौजूद थे। अंबानी परिवार की श्रीनाथ जी में गहरी आस्था है। कोकिलाबेन तो मंदिर बोर्ड की उपाध्यक्ष भी हैं। ये सभी लोग मंदिर में करीब आधा घंटा रहे। इसके बाद अंबानी परिवार ने तिलकायत महाराज का आशीर्वाद लिया और उदयपुर रवाना हो गए। 12 दिसंबर को मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी है। शादी के बंधन में बंधने जा रहे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन इटली के लिए रवाना हो गए। बॉलीवुड के इस कपल को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। पहले दीपिका एयरपोर्ट पहुंची, उन्हें देखते ही मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। हालांकि दीपिका ने कोई इंटरेक्शन नहीं किया, वो सिर्फ स्माइल देते हुए निकल गई। थोड़ी देर बाद रणवीर एयरपोर्ट पहुंचे। दीपिका भले ही बिना पोज दिए भीतर चली गई, लेकिन रणवीर अपनी एक्साइटमेंट नहीं छिपा पाए। उन्होंने न सिर्फ पोज दिए बल्कि सबसे हाथ भी मिलाया। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर रणवीर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का फेमस गाना डोली सजा के रखना भी बजाते नजर आए। और करने वाली बात ये थी कि रणवीर और दीपिका ने मैचिंग कलर के आउटफिट पहने हुए थे। दोनों 14 और 15 नवंबर को इटली के लेक कोमो में शादी करने वाले हैं। दीपिका दक्षिण भारतीय होने की वजह से 14 को दक्षिण भारतीय रिवाज से और रणवीर सिंधी होने की वजह से 15 को सिंधी रीति रिवाज से शादी करेंगे। 1 दिसंबर को मुंबई में रिसेप्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आतंकी हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। आतंकी संगठन आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मेलबर्न की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स ने पहले कार में आग लगाई और फिर लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। उसके हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। हमले की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शख्स को रोकने की कोशिश की तो उसने उन पर भी हमला बोल दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक हमलावर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो चाकू भांजता रहा। पुलिस वाले खुद को बचाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात बनती ना देख एक पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी। इलाज के दौरान हमलावर की मौत हो गई। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है। मेलबर्न के उत्तर पश्चिम उपनगर में रहने वाला ये शख्स सोमालिया से आया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मैरिसन ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि उनका देश ऐसे कायराना हमलों से कभी नहीं डरेगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। यह हादसा पंजगुर एयरपोर्ट पर हुआ। बताया जा रहा है कि कराची से आए पीआईए के इस विमान का एक टायर लैंडिंग के वक्त फट गया, जिससे पायलट विमान से नियंत्रण खो बैठा और रनवे छोड़ कच्ची जमीन पर दौड़ने लगा। गनीमत रही कि विमान पलटा नहीं और उसमें आग नहीं लगी। हादसे के वक्त विमान में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। श्रीलंका में 2 हफ्ते से प्रधानमंत्री पद को लेकर चल रहे राजनीतिक संकट के बीच श्रीलंकाई राष्ट्रपति सिरिसेना ने संसद को भंग कर दिया है। महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी ने जब इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी कि उनके पास पीएम पद के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है, तो राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए 113 सदस्यों का आंकड़ा जरूरी है, जिसे राजपक्षे हासिल नहीं कर पाए। इसी के बाद राष्ट्रपति सिरिसेना ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन पर साइन करते हुए 225 सदस्यीय सदन को भंग कर दिया। इस फैसले के बाद श्रीलंका में अब मध्यावधि चुनाव का रास्ता बन गया है। राजनीतिक गतिरोध होने की वजह से श्रीलंका में अब तयशुदा कार्यक्रम से 2 साल पहले ही चुनाव कराना पड़ेंगे। ऐसी खबर है कि श्रीलंका में संभवतः जनवरी में चुनाव हो सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के सिरिसेना के कदम के बाद से श्रीलंका में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। संसदीय चुनाव में झटका खाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पोर्न स्टार केस में चार्जशीट का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ट्रंप ने पोर्न स्टार डेनियल स्टॉर्मी के मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए थे। डेनियल ने दावा किया था कि अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान प्रेम संबंधों का खुलासा नहीं करने के लिए ट्रंप से पैसे दिए गए थे। हालांकि ट्रंप इससे इनकार करते रहे हैं।
दुबई में एक ऐसा शार्क रूपी ड्रोन तैयार किया गया है जो पानी में मौजूद कचरे को साफ करता है। मरीना बीच पर हाल ही में इस फ्लोटिंग ड्रोन वाटर शार्क को उतारा गया। इसकी खासियत यह है कि यह पानी भर तैरते हुए कचरे को अपने अंदर जमा करता रहता है, बाद में इसे किनारे पर लगे बिन में डाल देता है। नीदरलैंड्स की कंपनी रेन मरीन ने यह वाटर ड्रोन बनाया है। इसका मुंह शार्क मछली की तरह डिजाइन किया गया है, यानी यह मछली की तरह कचरे को खाते हुए तैरता रहता है। एक बार में यह 160 किलो तक कचरा समेट लेता है। कचरा समेटने के अलावा वाटर शार्क हवा और पानी की गुणवत्ता भी जांचता है।